फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अशरफ सर्स ऑनलाइन क्लासेस। जैसा कि आप सबको पता है, हम क्लास 10th हिस्ट्री राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप स्टार्ट कर चुके हैं, पहला लेसन। तो आज हम इसका दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन, और इसको हम दो पार्ट्स में पढ़ने वाले हैं। आज हम इसका पार्ट फर्स्ट पढ़ेंगे। आप सबको याद होगा कि हमने पहले वाले टॉपिक में पढ़ा था कि फ्रेडरिक स्टूडियो की जो इमेज थी जो उसने 1848 में क्रिएट की थी, उस विजुअल प्रिंट को हमने समझने की कोशिश की थी, जिसमें वो कहता है कि पीपल ऑफ यूरोप आर मार्चिंग इन ए लॉन्ग ट्रेन एंड ऑफरिंग होमेज टू द स्टैचू ऑफ लिबर्टी। तो उसमें मैंने आपको समझाया था कि प्रिंट में कैसे फ्रेडरिक स्टूडियो एक यूटोपियन थॉट देता है, जिसमें वो कहता है कि फ्रांस में यूरोप में नेशनलिज्म डेवलप हो रहा है। नेशनलिज्म की वजह से जो मोनार्की है, मोनार्कियल सिस्टम को शट डाउन किया जा रहा है। तो आज हम पढ़ेंगे द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। तो अगर आप देखोगे तो यूरोप में सबसे पहले रेवोल्यूशन कहाँ आया? फ्रांस में। तो इसीलिए टॉपिक जो है स्टार्ट होता है फ्रेंच रेवोल्यूशन, और फ्रेंच रेवोल्यूशन से आइडिया ऑफ नेशन कैसे डेवलप हो गया, आज हम इस टॉपिक पे थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन आप सबको पता है 14 जुलाई 1798 में आया था। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से क्या हुआ? फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से फ्रांस में मोनार्की खत्म हो गई और फ्रांस में एक इलेक्टेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आ गई, जिसको हम डेमोक्रेसी कहते हैं, रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन से क्या हुआ? जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था, ये पहला क्लियर एक्सप्रेशन था, जो नेशनलिज्म का पहला क्लियर एक्सप्रेशन था। जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था, नेशनलिज्म का पहला क्लियर एक्सप्रेशन था फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो हम कहते हैं, अगर हम देखेंगे तो यूरोप में नेशनलिज्म सबसे पहले पैदा हो गया फ्रांस में। फ्रेंच रेवोल्यूशन से नेशनलिज्म पैदा। फ्रेंच रेवोल्यूशन से क्या हो गया? फ्रेंच रेवोल्यूशन लेड टू द ट्रांसफर ऑफ सॉवरेंटी। फ्रेंच रेवोल्यूशन से क्या हो गया? जो ट्रांसफर ऑफ पावर है वो सॉवरेंटी में चेंज हो गया। दैट मीन्स इलेक्टेड बॉडी या नेशनल असेंबली, जो मोनार्की से पावर शिफ्ट हो गया टू इलेक्टेड नेशनल असेंबली ऑफ फ्रांस। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन से हम इसीलिए कहते हैं पहला क्लियर एक्सप्रेशन आया नेशनलिज्म का यूरोप में। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन से क्या हुआ? पावर वाज शिफ्टेड फ्रॉम मोनार्की टू डेमोक्रेसी। तो अब हमारा टॉपिक है आइडिया ऑफ नेशन कहां से आया। तो फ्रांस के लोगों में तो नेशनलिज्म ऐसे नहीं आया। तो पहले फ्रांस के लोगों में ए सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी डेवलप की गई। उस सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी डेवलप कैसे हो गई, उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी फ्रांस के लोगों में कैसे डेवलप हो गई, या हम कहते हैं द सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी वाज क्रिएटेड अमंग द फ्रेंच पीपल। हाउ? तो ये कैसे डेवलप, जो आपका पहला ही क्वेश्चन है इस लेसन। तो ये सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी कैसे डेवलप हो गई? द आइडियाज ऑफ लिबर्टी, fatherland, Elstonian, the citizen emphasized the notion of an united community enjoying equal rights under a constitution. तो क्या किया गया फ्रांस में? जो आइडियाज थे, लिबर्टी, दैट मीन्स फादरलैंड, वी द पीपल ऑफ फ्रांस, वी आर द पीपल बिलोंगिंग टू द फ्रांस एंड फ्रांस इज आवर फादरलैंड। जैसे इंडिया में आप देखते हो भारत माता, हाँ, हम एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को कंक्रीट शेप देते हैं, वो कहते हैं वी बिलोंग टू भारत माता, है। तो वैसे फ्रांस में लोगों में एसेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी पैदा करने के लिए लिबर्टी, इट इज अ फ्रेंच वर्ड, यूज किया गया, जिसका मतलब है फादरलैंड। दैट मीन्स वी आर द पीपल ऑफ फ्रांस, फ्रांस इज अवर फादरलैंड। तो लिसिटियन, दैट मीन्स वी आर बिलोंग टू द वी आर द सिटीजन्स ऑफ फ्रांस। इस नोशन को डेवलप किया गया, इस आइडिया को डेवलप किया गया फ्रांस में, ताकि लोगों में सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी डेवलप हो जाए। और इसके साथ साथ क्या किया गया? आपको याद होगा फ्रेंच में जो होता था रॉयल स्टैंडर्ड होता था, जो मोनार्क का झंडा होता था। ये जो रॉयल स्टैंडर्ड है, ये मोनार्क का झंडा हुआ करता था। इसको रिप्लेस किया गया, ट्राई कलर के साथ। भारत का झंडा भी ट्राई कलर है, इसको रिप्लेस किया गया ट्राई कलर के साथ। तो एक नया फ्रेंच फ्लैग चुना गया, जिसका नाम रखा गया ट्राई कलर, और जिसने मोनार्क के झंडे को रिप्लेस किया। दैट मीन्स मोनार्की के सिंबल्स को शैटर्ड किया जा रहा है। तो इसके साथ साथ क्या हो रहा है? सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी, लोगों में ये कलेक्टिव आइडेंटिटी डेवलप हो रही है, दैट वी बिलोंग टू द स्टेट, वी बिलोंग टू द कंट्री ऑफ फ्रांस। तो ट्राई कलर चूज किया गया, जिसने फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड को रिप्लेस कर दिया। और इसके बाद एस्टेट्स जनरल वाज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजंस एंड रिन्यूड नेशनल असेंबली। आपको याद होगा फ्रेंच रेवोल्यूशन में, अगर आपने क्लास 9th हिस्ट्री में फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा है, वहां पर एस्टेट्स जनरल हुआ करती थी फ्रांस में।
एस्टेट्स जनरल क्या होती थी, उसको कौन इलेक्ट करता था? एस्टेट्स जनरल को मेंबर्स ऑफ अपर टू क्लासेस, क्लर्जी एंड नोबिलिटी इलेक्ट करते थे। तो उस एस्टेट्स जनरल को अब लोग इलेक्ट करने लगे, लेकिन उस एस्टेट्स जनरल का नाम बदला गया, उसका नाम रखा गया नेशनल असेंबली। एस्टेट्स जनरल को रिप्लेस किया गया, उसके बदले नेशनल असेंबली लाया गया, और उस नेशनल असेंबली के मेंबर्स को अब लोग इलेक्ट करने लगे। और इसके बाद क्या किया गया? न्यू हाइमन्स वेर कंपोज्ड, ओथ्स टेकन एंड मार्टियर्स कमेमोरेटेड। नए नए हाइमन्स लिखे गए, नए नए ओथ्स उठाए गए, मार्टियर्स को याद किया गया, जिन्होंने फ्रांस की आज़ादी के लिए अपनी ज़िंदगी दांव पे लगाई थी, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी जो शहीद हो गए थे फ्रांस की आज़ादी को लड़ते लड़ते, तो उन सब को याद किया गया। ये सब क्यों किया गया? आइडिया ऑफ नेशन को जिंदा रखने के लिए, फ्रांस की आइडेंटिटी को जिंदा रखने के लिए। इसके बाद क्या किया गया? सेंट्रलाइज्ड यूनिफॉर्म सिस्टम वाज पुट इन प्लेस। आप अगर आप देखोगे फ्रांस में क्या होता था, मोनार्क जो होता था वो क्या करता था, वो सबके लिए लॉज, मोनार्क लॉज बनाता था और उसके लॉज को कोई चैलेंज नहीं करता था। तो अब एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम लाया गया, जिसने क्या किया, जिसने सब लोगों के लिए यूनिफॉर्म लॉज बनाए, जिसमें फ्रांस के सब लोगों के लिए यूनिफॉर्म लॉज बनाए गए, सब सिटीजन्स के लिए लॉज सेम हो गए। सेंट्रलाइज्ड यूनिफॉर्म सिस्टम लाया गया जो फ्रांस के सब लोगों के लिए यूनिफॉर्म लॉज बनाता था। So these steps were taken to create a sense of collective identity among the French people. Centralized uniform system लाया गया, और जो laws बनाता था, जो यूनिफॉर्म laws बनाता, that means फ्रांस में हर लोगों के लिए अब laws सेम बनते थे। इसको हम centralized uniform system कहते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाया गया जिसने यूनिफॉर्म laws बनाए रशिया में, तो laws सबके लिए यूनिफॉर्म बनी रशिया में। तो ये हम क्या पढ़ रहे हैं? ये हम पढ़ रहे हैं कि सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी फ्रांस के लोगों में कैसे डेवलप की गई। आपको याद होगा कि अंडर मोनार्की फ्रांस में यूनिफॉर्म लॉज नहीं हुआ करते थे, तो लॉज जो होते थे वो अपर टू क्लासेस के लिए फेवरेबल होते थे और पीजेंट्री क्लास उसमें सफर करता था। तो इसके बाद क्या किया गया? इंटरनल कस्टम ड्यूटीज वर अबॉलिश्ड। इंटरनल कस्टम, इस वाले पॉइंट को अच्छे से समझो। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज वर अबॉलिश्ड। फ्रांस में क्या होता था? कस्टम ड्यूटीज ज्यादा होती थी। दैट मीन्स अगर आप इस वाले एरिया से इस वाले एरिया की तरफ जाते थे तो यहाँ पर कस्टम ड्यूटीज अलग थी, यहाँ पर कस्टम ड्यूटीज अलग थी, और इस वाले एरिया में कस्टम ड्यूटीज अलग थी। तो फ्रांस में किया गया, इन सब को हटाया गया और अब टैक्स सेम रखा गया हर जगह। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज को खत्म किया गया। तो जो आप आगे पढ़ेंगे इसके एग्जाम्पल बुक में, ट्रेडर जो होता है, जो फ्रांस के एक स्टेट से दूसरे स्टेट की तरफ जाता है, उसको 500 कस्टम बैरियर से पास करना पड़ता है। तो उन सारी कस्टम ड्यूटीज को अबॉलिश किया गया और यूनिफॉर्म वेट्स एंड मेजर्स वाज अडॉप्टेड। फ्रांस में क्या होता था? मान लो आप यहाँ हो, आपको इस स्टेट से इस स्टेट की तरफ जाना है, इस एरिया से इस एरिया की तरफ जाना है। यहाँ पर 1 kg वेट अलग होता था और यहाँ पर इसका वैल्यू अलग होता था। तो इसको खत्म करने के लिए फ्रांस में क्या किया गया? यूनिफॉर्म वेट्स एंड मेजर्स लाए गए। यूनिफॉर्म वेट्स एंड मेजर्स फ्रांस में वेट्स एंड मेजर्स, दैट मीन्स अगर यहाँ पर 1 kg है 1000 ग्राम्स, तो यहाँ पर भी 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम्स रखा गया। तो यूनिफॉर्म वेट्स एंड मेजर्स को अडॉप्ट किया गया, जो फ्रांस में नहीं था उससे पहले। तो रीजनल डायलेक्टिक्स वर डिस्करेज्ड। तो रीजनल डायलेक्टिक्स वर डिस्करेज्ड पॉइंट को समझो। फ्रांस में बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती थी, एक पार्ट में एक लैंग्वेज, दूसरे पार्ट में दूसरा, तीसरे पार्ट में तीसरा, चौथे पार्ट में। इन सभी लैंग्वेजेस को डिस्करेज किया गया और इसके बदले क्या? फ्रांस को नेशनल लैंग्वेज ऑफ द फ्रांस चुना गया। अगर आप बोलोगे ये कंफ्यूजन, कभी कभी अगर आप किसी मल्टीलिंगुअल या मल्टीकल्चरल डाइवर्सिटी पर एक लैंग्वेज थोपते हो, ये कभी क्या बन जाता है, ये कभी उसके लिए एक कंफ्यूजन बन जाता है। जैसा कि आप स्वीक्स में पढ़ोगे श्रीलंका में तामिल्स और सिनावस के साथ क्या हुआ था, तो वो हम बाद में पढ़ेंगे, उस डिस्कशन में हम अभी नहीं आएंगे। तो फ्रांस में सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी डेवलप करनी थी। तो सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी डेवलप करने के लिए फ्रेंच लैंग्वेज को इम्पोज किया गया, ताकि सब लोग ये बिलीव करिए दैट वी बिलोंग टू फ्रांस एंड वी स्पीक फ्रेंच लैंग्वेज। तो उसको कहा गया, उसको बनाया गया कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन। जो फ्रेंच लैंग्वेज थी उसको बनाया गया लैंग्वेज ऑफ द पीपल ऑफ फ्रांस, और बाकी जो लैंग्वेजेस बोली जाती थी उनको डिस्करेज किया गया। नो डाउट बाद में वो भी बोली जाती है, फ्रांस में रीजनल लैंग्वेजेस भी बोली जाती है, लेकिन कलेक्टिव आइडेंटिटी डेवलप करने के लिए, लोगों को ये यकीन दिलाने के लिए, वी आर द पीपल ऑफ फ्रांस, वी बिलोंग टू फ्रांस, जो रीजनल लैंग्वेजेस थे उनको डिस्करेज किया गया। अब आप बोलोगे ऑब्जेक्टिव्स, फ्रेंच रेवोल्यूशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? व्हाट वर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन? फ्रेंच रेवोल्यूशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे?
तो ऑब्जेक्टिव्स क्या थे फ्रेंच रेवोल्यूशन के? जो फ्रांस में रेवोल्यूशन किसने लाया? फ्रांस में रेवोल्यूशन लाया, उनको कहते थे रेवोल्यूशनरीज। जैसे इंडिया में बहुत सारे रेवोल्यूशनरीज थे हु सैक्रिफाइस्ड देयर लाइव्स फॉर ब्रिंगिंग रेवोल्यूशन इन इंडिया। तो जो रेवोल्यूशनरीज फ्रांस में थे, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, रेवोल्यूशनरीज फर्दर डिक्लेयर्ड दैट इट वाज द मिशन एंड द डेस्टिनी ऑफ फ्रेंच नेशन टू लिबरेट द पीपल ऑफ यूरोप फ्रॉम डेस्पोटिज्म। वो कहते हैं कि अब ये फ्रांस के हाथों में है, फ्रांस से स्टार्ट हुआ है, ये जो रेवोल्यूशन है फ्रांस से स्टार्ट हुआ है और ये फ्रांस के हाथों में है। फ्रांस में जैसे मोनार्की को खत्म किया गया, वैसे ही बाकी जो कंट्रीज है यूरोप में, वहां पर भी डेस्पोटिज्म मीन्स जो एब्सोल्यूटिस्ट मोनार्की है उसको खत्म किया जाए। तो फ्रांस से शुरुआत हुई है, तो फ्रांस से इट विल स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द यूरोप। यहाँ पर मुझे एक फेमस कोटेशन याद आ गई है ड्यूक मेटरनिक की। ड्यूक मेटरनिक कहता है, व्हेन फ्रांस सीनीज रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड, जो आप इसी बुक में आगे पढ़ोगे। वो क्यों कहता है? क्योंकि फ्रांस जो है मरकज था यूरोप का उस वक्त, तो इसीलिए कहते हैं जब फ्रांस में कुछ इंसिडेंट होता है तो रेस्ट ऑफ यूरोप में वो खुद फैल जाता है। तो जैसे फ्रांस में नेशनलिज्म आया, इट स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द यूरोप। वैसे फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज कहते हैं कि ये हमारा मौकफ रहेगा कि हम फ्रांस को आज़ाद करके नेशनलिज्म को अदर पार्ट्स ऑफ द यूरोप में स्प्रेड करेंगे। तो क्यों स्प्रेड करेंगे? क्योंकि यूरोप में हर किसी जगह पे मोनार्की थी, तो उन लोगों को मोनार्की से आज़ाद होने के लिए हम उनकी हेल्प करेंगे। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।